इंटरनेशनल लीग टी20 का चौथा सीजन जो कि स्टार्ट हो रहा है दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के इस मैदान पर। मैच नंबर 1 जो कि खेला जाएगा दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स की उन दो टीमों के बीच में, जो कि दोनों पिछले सीजन की फाइनलिस्ट भी रही, जहां पर दुबई कैपिटल्स की टीम ने डेजर्ट वाइपर को पिछले सीजन के फाइनल मैच में 4 विकेट से हरा करके उस सीजन को जीता था और पिछले बार की विजेता बन करके यहाँ पर पहुंची है। तो ये दोनों टीमें जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ पिछले साल के फाइनल के बाद एक बार फिर से भिड़ रही हैं दुबई के उसी मैदान पर जहां पर लास्ट मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का एशिया का फाइनल टी20 मुकाबला, जिसमें इंडियन टीम ने जीत करके टूर्नामेंट एशिया कप का जीता था। तो वहां पर पिच रिपोर्ट या कंडीशंस कैसी होने वाली हैं आज के इस मैच के दौरान उसको डिटेल में समझेंगे। बाकी 2 दिसंबर को रात को 8 बजे से यह मैच होगा, तो ओस भी आने की संभावनाएं काफी हद तक यहां पर बनेंगी, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और दोनों टीमों की तरफ से चूंकि ये इंटरनेशनल लीग टी20 है, तो यहां पर लास्ट मोमेंट तक आपको बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पाएगा कि एक्चुअली स्क्वाड में कौन से प्लेयर ऐड हो रहे हैं, कौन से प्लेयर बाहर जा रहे हैं। तो उसकी भी कुछ संभावनाएं आपको बताऊंगा और निश्चित तौर पर दोनों टीमों की तरफ से कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं जो कि आपकी टीम में होने ही चाहिए, और कौन से डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं उनको कब लेकर के जाना है और कब छोड़ देना है, उसकी भी कंफर्म इंफॉर्मेशन आपको इस पूरे वीडियो को देखने से मिलेगी। जिसका शुरुआत हम यहां पर करेंगे पिच रिपोर्ट से ही। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का वो मैदान जहां पर पिछले 11 मुकाबले जो खेले गए हैं टी20 फॉर्मेट की, उसके रिजल्ट्स अगर आप जाकर के देखेंगे तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 मुकाबले जीती है, एक मैच यहां पर टाई हुआ है, 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम यहां पर जीती है। और जैसे मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि आखिरी बार यहां पर कोई टी20 मुकाबला खेला गया था तो वो एशिया कप टी20 का पूरा टूर्नामेंट, जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल मैच में हरा करके उस मुकाबले को जीता था। जहां पर अगर आप देखें तो ओवरऑल बैटिंग के लिए कंडीशंस तो पहली इनिंग में काफी बेहतर होती हैं। स्कोरिंग पैटर्न आप यहां पर देख सकते हैं कि हर मैच में किस तरीके से स्कोरिंग यहां पर हुई। एक्चुअली उस टीम ने यहां पर स्कोर किया बेहतर जिसने स्पिन को बेहतर खेला, तो ये एक बहुत ही बड़ा रोल होगा उस टीम का आज के इस मैदान पर। एक तो जो पहले बैटिंग करे या सेकेंड बैटिंग करे उसमें कंडीशंस का काफी हद तक अंतर आएगा। दूसरा, स्पिन को कौन सी टीम बेहतर खेलती है और साथ ही साथ किस टीम के पास बेहतर स्पिनर्स हैं, उसका भी काफी बड़ा रोल होगा। क्योंकि यहां पर ड्राई विकेट्स होती हैं, दिन भर तगड़ी धूप पड़ती है, तो विकेट का नेचर जो होता है ड्राइनेस की वजह से ना, वो काफी हद तक उम्मीद बनती है कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को हेल्प करे। लेकिन यहां पर आज के इस मैच के दौरान ओस की भी काफी अच्छी खासी संभावनाएं हैं, और अगर वो ओस आती है, जो अगर आएगी तो पहली इनिंग के ही डेथ ओवर से आने शुरू हो जाएगी, तब वहां पर सेकेंड इनिंग में बॉलर्स के लिए कुछ खास बचेगा नहीं। लेकिन पहली इनिंग के स्पिनर्स तब भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो भले ही आप ये सारे स्कोरिंग पैटर्न्स देख लें, और जो आपको मैंने समझाया कि स्पिन खेलने वाली बेहतर खेलने वाली टीम यहां पर काफी हद तक कामयाब होने वाली है, या जिसके पास स्पिन अटैक बेहतर हो वो कामयाब होने वाली है। लेकिन इसमें एक और जो चीज हमको देखनी पड़ेगी फाइनली, वो ये कि ओस की कितनी ज्यादा संभावना है आज के इस मैच के दौरान, जो कि लगभग 90% तय है कि आएगी। और अगर नहीं भी आएगी तो वो भी आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा, तो जाकर के उसको ज्वाइन जरूर करिएगा, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये अगर आप पिछले 6 मैचेस के स्कोर कार्ड अगर आप देखें, जिसमें आपको मैंने बताया दिया कि पिछले 11 मैचेस में क्या रिजल्ट निकल करके आया, तो एक्चुअली ओस की ही वजह से यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें जनरली यहाँ पर काफी हद तक कामयाब होती हैं। क्योंकि ओस आएगी तो गेंद ग्रिप होती नहीं बॉलर से, गेंद स्किड करके बल्ले पर आसानी से आती है, तो रन बनाना आसान हो जाते हैं। बाकी पिछले 6 मैच में अगर आप देखें तो स्पिन को 36 विकेटें, पेस को 40 विकेटें मिली हैं, और पेस को 40 में से 18 पहली इनिंग में, 22 सेकंड इनिंग में, स्पिन को 36 में से 20 पहली इनिंग में, 16 सेकंड इनिंग में। तो काफी हद तक स्कोरिंग आप कितनी भी यहां पर देख लें, सब कुछ सिर्फ एक बात पर डिपेंड करेगा कि ओस आएगी या नहीं, जिसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी बता दूंगा क्या रहेगी। जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है नीचे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल अभी जो संभावना है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की, यहां पर सबसे पहले दुबई कैपिटल्स की टीम की तरफ से वो आपके सामने, जहां पर लियस डुप्ला आपको सैयदुल्लाह अटल के साथ ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। इसके बाद जॉर्डन कॉक्स है, रोमन पावेल है, मोहम्मद नबी है, दसुन सनाका टीम के कप्तान है, दसुन सनाका, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जिमी निशाम है, डेविड विली है, हैदर अली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर वहां के लोकल प्लेयर यूएई के, और एक और लोकल प्लेयर मोहम्मद जवादुल्ला की भी खेलने की संभावनाएं हैं, और वकार सलाम खेल भी है। हालांकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने देखा अपडेट कि दुष्मंता चमीरा भी ऐड हो गए हैं स्क्वाड में, लेकिन वो पहले मैच में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे उसको लेकर के भी डाउट है। फिलहाल मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 उतर सकती है, जिसमें बेंच भी लंबा चौड़ा है, 21-22 प्लेयरों का पूरा स्क्वाड होता है। उनके नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, टिमाल मिल्स भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर स्कॉट करी भी हैं, और बाकी फरहान खान वहाँ के लोकल राइट आर्म फास्ट बॉलर भी हैं, गुलबदीन नईब हैं, मोहम्मद फारूक हैं, ये सारे प्लेयर भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी पावर प्ले में कौन बॉल करेगा, डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करेगा, उन बॉलर्स के नाम भी आपके
सामने है, जो कि आप देख सकते हैं अगर यही प्लेइंग 11 खेली तो। लेकिन अगर दुष्मंता जमीरा मान लीजिए खेल रहे हैं या टिमाल मिल्स खेल रहे हैं, तो वो दोनों जिसकी भी जगह पर खेलेंगे उसका डेथ ओवर और पावर प्ले में वैसा ही रोल होगा। ये चीज काफी हद तक क्लियर करके आपको चलनी है। बाकी आपके सामने है T20 फॉर्मेट में करियर स्टैट्स, हर एक उन प्लेयर्स के जो कि फिलहाल खेल रहा है दुबई कैपिटल्स की तरफ से, जो मेन ऑप्शंस है 15 उनके, जिसमें आप बल्लेबाजों के देखेंगे कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, क्या बैटिंग एवरेज रहा, और वो बैटिंग एवरेज पहली इनिंग में कैसा है, सेकेंड इनिंग में कैसा है, वो भी आपके सामने है। हालांकि जैसा यहाँ पर विकेटें जैसी मिलती हैं और जो एक ओस का फैक्टर है ना, इस वजह से जो इनिंग के बेसिस पर जो ये सारे आंकड़े हैं उसका वो रोल बचता ही नहीं। एक्चुअली अब सेकेंड इनिंग में अगर कोई स्पिनर अगर आप देखेंगे ज्यादा बेहतर बॉलिंग करता है अपने पूरे करियर में, लेकिन यहाँ पर सेकेंड इनिंग में अगर ओस आ जाएगी तो वो उसका डेटा धरा का धरा रह जाएगा, तो वो पहली इनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो काफी हद तक आपको टॉस के बाद क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन फिर भी हर एक प्लेयर का T20 फॉर्मेट में कितना एक्सपीरियंस रहा है वो आप जरूर देख लीजिए। जैसे कुछ लोकल प्लेयर हो गए, मोहम्मद फारूक लेग स्पिनर अगर खेलते हैं तो 13 T20 मैच में 15 विकेटें ऑलरेडी ले चुके हैं, और जनरली अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग में को कामयाबी ज्यादा मिलती है हर 10वीं गेंद पर, पहली इनिंग में 25वीं गेंद पर। लेकिन यहाँ पर वो मामला काम करेगा नहीं अगर ओस आ जाती है। हैदर अली है लोकल प्लेयर, 37 मैच में 35 विकेट ले चुके हैं। बाकी मोहम्मद फारूक तो आपको ने बता ही दिया, मोहम्मद जवादुल्ला जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं 56 मैच में 72 विकेट है। तो हर एक प्लेयर का एक्सपीरियंस आप यहाँ से चेक करिए और उसके बाद देखिए कि क्या रिसेंट फॉर्म है इस टीम के प्लेयरों का, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो दुबई कैपिटल्स की ही टीम आपके सामने, जहां पर लीस डुप्लॉय लास्ट के इनके कुछ मैचेस अगर आप देखें ना तो बहुत अच्छे स्कोरिंग रहे नहीं है, और ये एक ऐसे प्लेयर है जो फ्लैशी शॉट्स खेलते हैं, चल गए तो निश्चित तौर पर ठीक, वरना आउट होकर के आपको बाहर जाते दिखाई पड़ेंगे। सेदिकुल्ला अटल आप टेक्निकली अगर आप देखें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जिनके रन्स भी अगर आप देखें ना तो बहुत कंसिस्टेंटली तो नहीं आए हैं लेकिन आते रहे हैं बीच बीच में। और उसके बाद आते हैं जॉर्डन कॉक्स, जो टॉप 3 में सबसे बेस्ट फॉर्म में दिखाई पड़ने वाले प्लेयर है, विकेट कीपर बैटर। अगर आप इनके नंबर्स देखें तो रिसेंट टाइम में काफी बेहतर फॉर्म में रहे हैं, और इनको रिसेंट टाइम में तो इंग्लैंड की तरफ से भी खेलने का मौका लगातार मिलता रहा है। और उसके बाद आते हैं रोमन पावेल, जो स्पिन खेलने को लेकर के वन ऑफ द वीकेस्ट प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज के। लेकिन फिलहाल अगर आप इनका फॉर्म देखें तो नंबर्स आपको उतने तगड़े देखने को नहीं मिलेंगे। उसका रीजन है जिस भी टीम के लिए खेलते हैं थोड़ा बैटिंग नीचे करने आते हैं। यहां पर अगर ये नंबर 4 पर खेलते हो तो एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। हालांकि किस इनिंग में बैटिंग करेंगे वो काफी हद तक निश्चित तौर पर तय करेगा कि इनको टीम में लेना है या नहीं लेना है। सेकंड इनिंग के लिए ज्यादा सेफर ऑप्शन होते हैं। बाकी मोहम्मद नबी एक ऐसे प्लेयर है जो कि एज ए बैटर भी एज ए बॉलर भी फॉर्म भी अच्छा खासा है और इंपॉर्टेंट रहेंगे भी ऑफ स्पिन बॉलर के तौर पर, अपने बैटिंग ऑप्शन के तौर पर भी। बाकी दसुन सना का टीम के कप्तान है तो बॉलिंग भी करेंगे। हालांकि अगर आप देखें तो बहुत अच्छे नंबर्स रिसेंट टाइम में इनके हैं नहीं, लेकिन ओवरऑल इनकी जो यूटिलिटी है कंप्लीट प्लेयर के तौर पर एज ए बॉलर बैटर वो इनको काफी खास बना देती है। और सिमिलरली वही चीज आपको मैं जिमी निशाम के लिए भी कहूंगा जो कि बड़े अच्छे फॉर्म में भी हैं। तो इन 3 ऑप्शंस को तो आपको कतई ड्रॉप करना नहीं है। बाकी डेविड विली, और डेविड विली का तो एक अच्छा एक चांस ये भी बनता है ना कि शायद ऊपर भी आ जाए बैटिंग करने। कई बार इनको ट्राई किया जाता है जो ओपनर भी है, जो नंबर 3 प्लेयर भी। तो अगर ऐसा होता है तब तो ये बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि एज ए बॉलर ओवरऑल भी अगर आप इनका फॉर्म रिसेंट टाइम में देखें तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर काफी अच्छा ऑप्शन होंगे। तो ये देखना पड़ेगा इनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, साथ ही साथ किस इनिंग की बॉलिंग होगी, उस हिसाब से ये एक अच्छे ट्रम्प ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी हैदर अली इनको मैं काफी हाईली रेट करता हूं, लेकिन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा ऑप्शन है। रिसेंट फॉर्म देखा तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम दिखाई पड़ेगी। वकार सलाम खेले एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन के बॉलर पर, ये एक ऐसे बॉलिंग ऑप्शन इस टीम की तरफ से होंगे जिनको अगर प्लेइंग इलेवन में आप देख रहे हैं खेलते हुए तो सीधे टीम में रखिए। ना सिर्फ आपको पहली इनिंग की कंडीशंस को इग्नोर करना है, इवन सेकंड इनिंग के ओवर्स भी आती है ना तो भी आपको आप उस कंडीशन को इग्नोर कर देना, सीधे आप इनको टीम में लेके जा सकते हैं। और एक और ऑप्शन मोहम्मद जवादुल्ला है जो कि फॉर्म उतना अच्छा लेकर के नहीं आए हैं फिलहाल, लेकिन एक अच्छे ऑप्शन होंगे अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है। बाकी टिमाल मिल्स हैं, ये तो अगर खेलते हैं ना तो स्ट्रेट अवे टीम में आपके आते हैं। डेथ ओवर के बहुत अच्छे बॉलर हैं, चेंज ऑफ पेस इनके पास काफी अच्छी है। हालांकि रिसेंट फॉर्म इनका भी देखें तो करीब पिछले 7 मैच में केवल 1 विकेट है। और उसके बाद गुलबदीन नईब एज ऑलराउंडर खेलेंगे तो इनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। अगर अच्छा बैटिंग ऑर्डर हुआ नंबर 4 तक भी तो निश्चित तौर पर बेस्ट ऑप्शन है। और स्कॉट करी जो अपने आखिरी मैच में 5 विकेट लेकर के आया, बहुत ही खतरनाक फॉर्म में है, अगर खेलते हैं, या मोहम्मद फारूक भी, तो ये भी काफी बेहतर ऑप्शन होंगे। लेकिन काफी हद तक स्पिनर्स अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर उनको आपको इग्नोर करना है, तब पेसर्स पर ज्यादा डिपेंडेंसी आपको दिखानी है। अगर ओस नहीं आती है तब तो स्पिनर सेकंड इनिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये चीज आपको मैं समझा रहा था। बाकी कौन से बेस्ट और सेफेस्ट ऑप्शन थे वो तो आपको मैंने बता दिया। बाकी हेड टू हेड के स्टैट्स देखें तो सेदिकुल्ला और लीस डुप्लॉय ये डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ कभी खेले नहीं। जॉर्डन कॉक्स ने 4 मैच केवल 62 रन बनाए हैं, हालांकि रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में। रोमन पावेल के आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं, 63 का एवरेज है, 5 मैच 190 रन। मोहम्मद नबी के 2 मैच में 1 विकेट है, 35 रन। दसुन सनाका के आंकड़े बहुत ही पुअर हैं। डेविड विली के 4 मैच 2 विकेट है, हैदर अली के 5 मैच 3 विकेट है, 3 मैच में 3 विकेट वकार सलाम खेल के हैं। हालांकि हेड टू हेड
के आंकड़े आपको हेल्प तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। और सब कुछ यही डेटा तो होता नहीं, एक्चुअली आपको फॉर्म जो देखना था, जो सबसे जरूरी था, वो आपको मैं दिखा चुका हूँ और वहीं पर समझा चुका हूँ कि कौन से प्लेयर कितने सेफर हैं, किस कंडीशन के लिए हैं, वो आपको समझ करके चलना है। बाकी इस मैदान पर आंकड़े अगर आप देखें तो रोमेन पावेल हो गए, यहाँ पर मोहम्मद नबी भी ठीक ठाक खेलते रहे हैं, यहाँ पर दसुन सनाका के आंकड़े हालांकि बहुत अच्छे हैं। जब बॉलर तो बिल्कुल विकेट नहीं है 12 मैच में, लेकिन 239 रन जरूर है। बाकी डेविड विली, हैदर अली और वकार सलाम खेल जिनके 7 मैच और 9 विकेट है, या टिमाल मिल्स जिनके 15 मैच में 19 विकेट यहाँ पर काफी कामयाब रहे हैं। इवन गुलबदीन नईब 7 मैच 213 रन, 36 का शानदार एवरेज और 9 विकेट। और जैसा मैंने आपको बताया था, अगर गुलबदीन नईब नंबर 3 या 4 पर बैटिंग करते हैं, जो पिछले सीजन में कर भी रहे थे, तब एक कप्तान है, बस कप्तान के भी काफी सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो जो आपको मैंने कहा था कि कौन सी टीम कितना बेहतर स्पिन खेलती है, वो यहाँ पर आपको काफी हद तक समझ में आएगा। हालांकि कुछ प्लेयर्स का लेकर के आपको मैंने बता भी था पीछे, लेकिन उसमें लीज डुप्लाई एक ऐसे ऑप्शन है जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। 330 गेंद पर 338 रन बना करके 19 बार आउट हो चुके हैं। नूर अहमद जो सामने की टीम में लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, वो भी इनको 20 गेंद पर 14 रन बना करके एक बार आउट कर चुके हैं। तो ओवरऑल सीधे सीधे अगर आपको कंक्लूजन दूं तो स्पिन के खिलाफ खराब खेलते हैं। सेदिकुल्ला कंपैरेटिवली बेहतर खेलते हैं स्पिन को, हालांकि ये भी नूर अहमद की 12 गेंद पर 9 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। जॉर्डन कॉक्स इंग्लिश प्लेयर हैं, तो ये भी स्पिन के खिलाफ उतने मजबूत है नहीं, हालांकि ये सैम करन पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। डेविड पेन को तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। तो ये ना सिर्फ स्पिन के खिलाफ बल्कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर भी थोड़े से कमजोर हैं। और सिमिलरली रोमेन पावेल का आपको मैंने पीछे क्लियरली बता ही दिया था, स्पिन को खराब खेलते हैं। बाकी इंडिविजुअल कुछ बॉलर जो सामने की टीम है, उसमें सैम करन इनको 101 रन देकर के 4 बार आउट किया है। नसीम शाह ने तो 3 बार आउट किया है 17 रन देकर के। कप्तान लॉकी फर्गुसन ने 22 गेंद पर 39 रन देकर के एक बार, और डेविड पेन ने 6 गेंद पर 6 रन देकर के एक बार। उसी तरह से मोहम्मद नबी जो लेग स्पिन पर काफी कमजोर पड़ते हैं, नसीम शाह और लॉकी फर्गुसन की तगड़ी पेस पर भी विकेटें देते रहे हैं। बाकी दसुन सनाका भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर कमजोर पड़े हैं। बाकी नूर अहमद, डेविड पेन और सैम करन की स्विंग बॉलिंग पर ये थोड़ा फंसते हैं। और उसके बाद गुलबदीन नईब है, जिमी नीसम है, जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग पर काफी ज्यादा विकेटें देते रहे हैं। तो ये थी दुबई कैपिटल्स की टीम, जिनके बारे में आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली कि क्या प्लेइंग 11 हो सकता है, पावर प्ले डेथ ओवर के बॉलर्स कौन से होंगे, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है टी20 क्रिकेट में, फॉर्म कैसा है, हेड टू हेड और वेन्यू का डेटा कैसा है, और कौन कितना बेहतर खेलता है सामने की टीम के बॉलिंग अटैक को और सामने की टीम की बॉलिंग को या बैटिंग को पूरा देखने अगर आप आए तो वो टीम है डेजर्ट वाइपर्स। इनका ये कंडीशनली प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, जहां पर फकर जमान एंड्रीज गॉस के साथ ओपन कर सकते हैं। इसके बाद मैक्स होल्डन है, डैन लॉरेंस है, सैम करन है, वृत्तीय अरविंद ये पॉसिबली विकेट कीपिंग भी करेंगे। बाकी कुजैमा बिन तनवीर हैं, नसीम शाह, लॉकी फर्गुसन, डेविड पेन और नूर अहमद हैं। बाकी बेंच के जो ऑप्शंस हैं, पावर प्ले डेथ ओवर में कौन कौन बॉलिंग करेगा, वो नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद करियर के आंकड़े, जैसे आपको पीछे समझाया था ना दुबई कैपिटल्स के टाइम पर, वैसे ही इनके प्लेयर्स के भी सारे करियर का आंकड़ा, और खास करके जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके बारे में जरूर आप देख लीजिए। जैसे कैस अहमद, हालांकि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं टी20 क्रिकेट में। खुजैमा बिन तनवीर 8 मैच में 9 विकेटें इनके भी हैं। वृत्तीय अरविंद 40 मैच में 28 का बैटिंग एवरेज 993 रन है। तो ये सारे आंकड़े भी आप जरूर देख लीजिए। और उसके बाद है आपके सामने रीसेंट फॉर्म, और रीसेंट फॉर्म में निश्चित तौर पर आपको वही पता चलता है जो सबसे जरूरी होता है कि अभी रिसेंट टाइम में क्या परफॉर्मेंसेस है। तो फकर जमान ना बीच में बहुत अच्छे फॉर्म में थे, लास्ट के 2 मैचेस अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि रिसेंट टाइम में काफी ओवरऑल बेहतर फॉर्म में है। ना सिर्फ वो, इवन एंड्रीज गॉस भी, हालांकि टी10 क्रिकेट खेल करके आए हैं, यहां पर कैसा परफॉर्मेंस देंगे वो तो निश्चित तौर पर मैच के टाइम पर ही पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छे ट्रम्प ऑप्शन है। नंबर्स तो काफी अच्छे हैं रिसेंट टाइम के, लेकिन ये एक सेफेस्ट ऑप्शन कभी मैं इनको गिनूंगा नहीं। सामने की टीम की बॉलिंग इतनी बेहतर है कि शायद इनको टैकल कर जाए, लेकिन फिर भी आप इनको एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर रिस्क लेकर के ट्राई कर सकते हैं। वही सेम चीज आपको मैं मैक्स होल्डन के लिए भी कहूंगा, हालांकि इनके भी रिसेंट टाइम के नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ही पुअर हैं, और इनको ग्रैंड लीग की ही टीमों में ट्राई करने के लायक है। स्मॉल लीग में आपके पास ज्यादा बेटर ऑप्शंस हैं, जैसे एक तो डैन लॉरेंस हो गए, हालांकि रिसेंटली ये भी बिल्कुल परफॉर्म करके नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर इन्होंने टी10 क्रिकेट रिसेंट टाइम में खेला है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपको यह ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते दिखाई पड़े, क्योंकि पूरी इस टीम को अगर आप देख लेंगे ना तो दूसरा कोई ऑफ स्पिन ऑप्शन, एक रेगुलर ऑफ स्पिन ऑप्शन इस टीम में है नहीं। और सामने की टीम जो कि स्पिन बहुत अच्छा खेलते भी नहीं, उनके खिलाफ ये बहुत यूजफुल होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि प्लेयर की यूटिलिटी भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी सैम करन को लेकर के ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, और हालांकि नंबर्स भी आप इनके चाहें तो देख सकते हैं। रिसेंट टाइम के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है टी20 क्रिकेट में, खास करके इस तरीके के मैदानों पर जहां पर इनके स्लोअर वंस बॉलिंग काफी काम आएंगी। शुरू में इनके स्विंग बॉलिंग थोड़ी सी काम आ जाएगी, बैटिंग तो करते ही हैं। बाकी वृत्तीय अरविंद है, खुजैमा बिन तनवीर है, ये तो वही टाइप के प्लेयर होंगे जिनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई
कर सकते हैं। कुजैमा से लोग बॉलिंग कराएंगे भी नहीं कराएंगे उसका भी कुछ खास पता नहीं, लेकिन नसीम शाह हो गए, लोकी फर्गुसन हो गए, ये दो तो बेस्ट ऑप्शन है ही। और अभी आपने पीछे प्लेयर बैटल के टाइम पर देखा था कि सामने की टीम की जो बैटिंग है वो पेस बहुत अच्छा नहीं खेलती 140 प्लस की, और वो ये दोनों करते हैं। और उसके बाद डेविड पेन है, नूर अहमद है, जिसमें से नूर अहमद को लेकर के कोई डाउट आपको रखना नहीं है, बहुत अच्छे फॉर्म में है। सामने की टीम बहुत अच्छा स्पिन खेलती भी नहीं, तो निश्चित तौर पर ये एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे। बाकी डेविड पेन भी काफी ठीक ठाक फॉर्म में रिसेंट टाइम में रहे हैं, ये भी एक ट्रम्प रहेंगे सिमिलरली एंड्रिस गॉस की तरह, जिनको आप स्मॉल लीग की टीमों में रोटेट करके ला सकते हैं। फिलहाल तो जो 6 बेस्ट ऑप्शन टीम की तरफ से हैं वो आपने जरूर देख लिए, जो 2 और ट्रम्प ऑप्शन है वो भी आपने देख लिया, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स अगर ओस आता है तो काम नहीं आने वाले, लेकिन उसमें वकार सलाम खेल सामने की टीम से और इस टीम से नूर अहमद, ये अगर ओस आती भी है तो भी आपके टीम में होने चाहिए, भले ही सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आप देख लीजिए, और इस टीम के प्लेयर्स के आंकड़े अगर आप देखेंगे हेड टू हेड के अंदर तो कंपैरेटिवली दुबई कैपिटल्स के प्लेयर्स के अगर आप तुलना करें तो बेहतर है। हालांकि दुबई कैपिटल्स ने लास्ट वाला मैच हरा दिया था इनको पिछले साल का सीजन जो फाइनल हुआ था, लेकिन स्टिल नंबर्स आप देख लीजिए, फकर जमान को छोड़ करके एंड्रिस गॉस के, मैक्स होल्डन के, डैन लॉरेंस के और इवन सैम करन के आंकड़े भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं हेड टू हेड में। और बॉलिंग में भी लोकी फर्गुसन और डेविड पेन ने काफी अच्छा काम किया है, इवन सिमरन हेटमायर और टॉम ब्रूस भी ठीक ठाक काम करते रहे हैं। और इस मैदान पर आंकड़े आकर के देखें तो फकर जमान तो यहाँ पर 22 मैच खेल चुके हैं, 25 का एवरेज है, 516 रन है। यहाँ पर एंड्रिस गॉस के आंकड़े देख लीजिए, बहुत ही कमाल के हैं, 4 में से 3 ही बार आउट हुए तो 65 का एवरेज है। मैक्स होल्डन के आंकड़े यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, डैन लॉरेंस के आंकड़े थोड़े से कमजोर हैं, थोड़े से क्या काफी कमजोर हैं। और बाकी सैम करन के 13 मैच 15 विकेट हैं, 287 रन है। तो अगर आप हेड टू हेड के नंबर्स पर जाएं, डेविड पेन और लोकी फर्गुसन के आंकड़े काफी अच्छे हैं, सिमरन हेटमायर के, तो ओवरऑल डेजर्ट वाइपर की टीम बहुत ही ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ती है। तो निश्चित तौर पर ओवरऑल एनालिसिस तो यही हमको दिखा रही है कि डेजर्ट वाइपर की जो टीम है ये निश्चित तौर पर दुबई कैपिटल से काफी हद तक बेटर है। और बाकी उसके बाद आकर के यहाँ पर प्लेयर बैटल के भी नंबर्स देखे तो फकर जमान मोहम्मद नबी के 58 गेंद पर 89 रन बना करके 3 बार आउट हुए तो बहुत अच्छा खेले हैं। थोड़ी सी इनको दिक्कत वकार सलाम खेल पर और टिमाल मिल्स पर हुई है, बाकी लोगों को तो बेहतर खेल गए हैं। बाकी एंड्रिस गॉस जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं, ये डेविड विली पर एक बार 5 गेंद पर 4 रन बना करके, वकार सलाम खेल पर 10 गेंद पर 12 रन बना करके 2 बार, जवादुल्ला पर भी 2 बार 8 गेंद पर 6 रन बना करके आउट हो चुके हैं। और इनकी कमजोरी स्पिन बॉलिंग तो है ही, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी वो इनको निश्चित तौर पर बहुत परेशान करते हैं, और इसी वजह से इनको मैंने ट्रम्प बताया भी था। हालांकि आंकड़े इनके बहुत अच्छे हैं, अभी आपने पीछे देखा मैक्स होल्डन भी स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छा नहीं खेलते, स्पेसिफिकली लेग स्पिन। बाकी डेविड विली पर 7 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं, वकार सलाम खेल पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, टिमाल मिल्स पर भी 12 गेंद पर 21 रन बनाकर 2 बार, स्कॉट करी पर 2 बार। तो नंबर्स ओवरऑल सामने की टीम के जो बॉलिंग है उनके खिलाफ उतने ओवरऑल अच्छे हैं नहीं। बाकी डैन लॉरेंस, सैम करन और वृत्तिया अरविंद के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देखेंगे तो ओवरऑल कंक्लूजन आपका यही निकलेगा कि स्पिनर्स काफी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के, और दोनों टीमों के जो बैटर्स हैं ना कंपैरेटिवली बहुत अच्छा स्पिन नहीं खेलते। तो प्लेइंग 11 क्या रहेगी उस पर भी चीजें डिपेंड करेंगे, लेकिन ओवरऑल यहां तक आते आते बाकी सारे नंबर्स देखने के बाद जो मेरा कंक्लूजन बनता है कि भले दुबई कैपिटल्स की टीम पिछले सीजन की विजेता है, फाइनल जीत गई थी डेजर्ट वाइपर से, लेकिन फेवरेट मेरे हिसाब से आज के इस मैच में डेजर्ट वाइपर की ही टीम होने वाली है और आज के इस मैच को जीतने वाली है। हालांकि अगर ओस आती है ना तो टॉस ही सब कुछ डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम सेकंड बैटिंग करेगी, वो मैच को काफी हद तक जीतने जा रही है। तो ये चीज हमको टॉस के बाद ही पता चल पाएगा, जो कि आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा, अपनी फाइनल टीम में दे दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में नीचे मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीडियो पूरा देखिए। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।